शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का यह पुराना पेपर है। इसको हल करने से पहले मैं कुछ व्यवस्थाएं बता दूं। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे, 4 ऑप्शंस को पढ़ेंगे। इस दौरान आप अपना उत्तर चयन करेंगे और 30 प्रश्न के बाद आपसे कितने प्रश्न बने यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित है? किसके द्वारा? ये यहाँ किसके से मतलब व्यक्ति से नहीं, ये 4 डायलॉग्स जो नीचे दिए गए हैं इनसे संबंधित प्रश्न बनेगा कि 4 डायलॉग्स में से संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित है, या 4 डायलॉग्स में से कौन सी बात जो है संज्ञानात्मक विकास का समर्थन करती है। तो सबसे पहली बात लिखिए, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। परीक्षाओं का आयोजन करने की महत्वता संज्ञानात्मक विकास में दी गई है। यह उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों से को सुदृढ़ बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, और अंत में दिया है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो संज्ञानात्मक विकास इन 4 में से किस चीज से समर्थित है? तो नॉर्मल सी बात है, सबको ये सरल प्रश्न था। संज्ञानात्मक विकास जहाँ तक बात करता है तो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के लिए समर्थन करता है, और ये बात एक दूसरे के समर्थन से संबंधित है। उत्तर हुआ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास खाली स्थान है। पहले तो हम ये समझे मानव विकास परिपक्वता हो, अभिवृद्धि भी उसी में शामिल हो जाती मानव विकास में। तो मानव विकास कैसा है? मात्रात्मक है, मतलब मात्रात्मक में से मतलब दिखाई देने वाला जो होता है वो मात्रा में कि इतना बढ़ा, सिर्फ इतना ही है, या गुणात्मक है, गुण रूप में भी है, या कुछ सीमा तक अमापनीय है, या मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। पर चारों ऑप्शंस में से ये देखना है बेस्ट कौन सा है। तो मात्रात्मक है और गुणात्मक है, तो मात्रात्मक और गुणात्मक यहाँ पर आ गया, ठीक है, इसलिए ये 2 ऑप्शन तो हट गए। कुछ सीमा तक अमापनीय है। देखिए ये बात पक्की है कि मानव विकास में विकास के सिद्धांतों में अभिवृद्धि शामिल होती है, और अभिवृद्धि तो मापी जा सकती है पर विकास नॉर्मली मापा नहीं जा सकता, क्योंकि इतने इंस्ट्रूमेंट विकसित नहीं हुए, परंतु विकास हो रहा है और किसी न किसी रूप से बुद्धि का भी मापन आजकल हो गया है। तो कुछ सीमा तक अमापनीय है, परंतु हम नहीं माप पा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं धीरे धीरे विकसित होगा तो हो सकता है सारी चीजें मापी जाने लगी विकास से संबंधित। इसीलिए मात्रात्मक और गुणात्मक इस पर फोकस किया जाएगा। इसका उत्तर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये प्रकृति पोषण विवाद, वैसे तो ये क्वेश्चन पर्यावरण में भी बनता है और वहीं से उठाया जाता है। तो ये समझना है कि प्रकृति पोषण विवाद 4 ऑप्शंस में से किससे संबंधित है? आनुवांशिकी एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, या वातावरण एवं पालन पोषण से। इसको समझना है। वैसे पोषण का संबंध पालन पोषण से जुड़ रहा है तो आप हो सकता है 4 को लगा दें, है ना, पर फिर से इसको समझेंगे। आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा। इसको समझेंगे। प्रकृति और पोषण 2 शब्द हैं यहाँ पर, और ये विवाद, ये चर्चा होती रहती है। यहाँ प्रकृति से मतलब लिया गया है व्यक्ति का जन्मजात या आनुवांशिक रूप से जो नेचर है, स्वभाव है, जन्म से उसे जो मिला। और जो पोषण है, पोषण से मतलब हुआ है वातावरण जो प्राप्त कर रहा है, उस वातावरण में जो उसका विकास हो रहा है। तो ये हुआ प्रकृति पोषण विवाद। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से मतलब मैंने बताया था जन्मजात या वंश से या आनुवांशिक रूप से, तो प्रकृति मतलब आनुवांशिक, और पोषण मतलब वातावरण यहाँ लेना है। अब ये सारी चीजें गौण हो गई, तो इसका उत्तर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? समाजीकरण जो जन्म से ही शुरू हो जाता है, जैसे ही बालक का जन्म हुआ कुछ समय से ही समाजीकरण शुरू हो जाता है, मतलब वो सामाजिक प्राणी हो ही जाता है। इवन धर्मशास्त्रों के आधार पर गर्भ में भी वह सीखता है, अधिगम करता है, तो समाजीकरण वहीं से शुरू हो गया। तो निष्क्रिय एजेंसी कौन है? कुछ समाजीकरण करने में कुछ लोग, कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट काम करते हैं, कुछ इनडायरेक्टली काम करते हैं। तो स्वास्थ्य क्लब बिल्कुल जैविक है, परिवार, इको क्लब, ये इनमें सब लोग शामिल होते हैं। पर जो सार्वजनिक पुस्तकालय है ये निष्क्रिय इसलिए क्योंकि जब तक वहां बालक नहीं जाएगा तब तक वहां उसको कुछ सीखने को या समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी।
पुस्तक को पढ़ेगा तभी वह कुछ सीखेगा, है ना। जब तक वह सब खुद सक्रिय नहीं होगा तब तक नहीं सीखेगा। परंतु स्वास्थ्य क्लब, परिवार इको क्लब में वह अनुकरण करके, समझ के, आसपास की समझ से भी सीख सकता है। तो इसका उत्तर ये होगा कि पुस्तकालय निष्क्रिय है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ये समझेंगे। वाइगोत्स्की का नाम सबने सुना होगा। वाइगोत्स्की का कि सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। पहले तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा है, तो मनोसांस्कृतिक या सामाजिक सांस्कृतिक इनके सिद्धांत का नाम है, ठीक है, जिन्होंने जेट जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग आदि की व्यवस्था दी है। और वाइगोत्स्की जो है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत और जीन पियाजे का सिद्धांत एक दूसरे से संबंधित भी हैं। इवन ये भी कह सकते हैं वाइगोत्स्की के जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया है, उसी को ही थोड़ा और विकसित किया है किन्ने, जीन पियाजे ने और व्यवस्थित किया है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में किस चीज की उपेक्षा होती, सामाजिक की या सांस्कृतिक की या जैविक की या भाषाई की, किसकी उपेक्षा की गई है। नॉर्मली उनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक, तो इन दोनों की उपेक्षा नहीं हुई। और जहां सामाजिक और सांस्कृतिक की बात आए तो भाषा अपने आप शामिल होगी। तो जैविक विकास, उनके विकास में जैविक पहलू की उपेक्षा हुई है वाइगोत्स्की के विकास। वैसे ये मानना है लोगों का, परंतु जैविक की व्याख्या, वो कम जिए थे, 40 वर्ष की आयु ही लगभग उनकी पूर्ण हो पाई थी। तो वो और स्पष्ट करते जैविक भी शामिल था पर नहीं किया, इसलिए जैविक उसका उत्तर होगा। 1 वर्ष के शिशु जब आंख कान आदि इन हाथों से सोचते हैं। ये आंख हाथों से सोचने से क्या मतलब है, देखो आंख कान और हाथों से सोचने से मतलब यहाँ पर है कि एक बालक जो है वो अपने दिमाग से नहीं सोच पाता। जब उसके हाथ में कुछ आता है तो उसके बारे में सोचने लगता है, जब आंखों से कुछ देखता है तो वो सोचने लगता है। आंखों के सामने कुछ नहीं तो उस बारे में नहीं सोचेगा। तो जो उसके सामने होता है, वो जो सुनता है वैसे ही वो सोचने लगता है। जबकि जैसे जैसे विकास होता है तो आंखों के सामने कुछ भी चले, कान में कुछ भी हो, पर व्यक्ति अपनी योजना पर क्रियान्वित या सक्रिय रहता है या केंद्रित रहता है। तो ये वाली जो अवस्था जब 1 वर्ष तक, वैसे ही क्वेश्चन इतना सरल कर दिया कि 1 वर्ष तक के शिशु की बात कर दी, तो 1 वर्ष तक के शिशु कौन से संबंधित है, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रिय जनित गामक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। सबको पता है 1 वर्ष का जो शिशु होता है वो किससे संबंधित है, 1 वर्ष का शिशु इंद्रिय जनित गामक पहली अवस्था है, मतलब जन्म से 2 वर्ष। तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। रिया एक लड़की है, कक्षा पिकनिक तय करने हेतु, पिकनिक जानते हैं तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। ऋषभ आदि सभी बच्चों ने पिकनिक की योजना बनाई पर वो ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया जा सकता है। भाई जो क्लास ने नियम बनाए पर उससे कुछ लोग सहमत इसलिए नहीं है कि वो उनके अनुकूल नहीं है। तो रिया नाम की लड़की क्या कह रही है कि उन नियमों को ऐसा बनाया जाए जिससे वो कक्षा के अनुकूल हो और उनमें बहुमत में वो आ जाए। तो यह सहपाठी विरोध, तो जो उसने ऋषभ का विरोध किया, मतलब अपने साथ पढ़ने वाले का विरोध किया, यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये पियाजे इस चीज को क्या कहते हैं, विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया या सहयोग की नैतिकता। तो नॉर्मली ये दिख रहा है कि वह पूरी क्लास का सहयोग चाहती है कि सभी के अनुरूप नियम बने तो सभी को अच्छा रहेगा, इसलिए उस सहयोग की नैतिकता कहेंगे उसको। भले ही उसने एक छात्र का विरोध किया परंतु उसने विरोध किस लिए किया, जिससे सभी को समान अवसर। निम्न में से कौन सा स्टर्न वर्ग की बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा है, ये सरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। स्टर्न वर्ग पूरा नाम है रॉबर्ट स्टर्न वर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। इन्होंने जो सिद्धांत दिया रॉबर्ट स्टर्न वर्ग ने, इनकी सिद्धांत में 3 स्तर हैं बुद्धि के। कौन कौन से, विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि। अच्छा पहले तो आप 4 ऑप्शंस में से अपना एक सिलेक्ट करें कि व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि या गणितीय बुद्धि। त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप कौन सा है। आपका उत्तर सिलेक्ट हो गया तो मैं 3 स्तरों में सबसे पहला विश्लेषणात्मक, दूसरा रचनात्मक और तीसरा है व्यवहारिक। तो इसका आंसर होगा 1 में से। कई जगह प्रायोगिक भी देखने को मिल सकता है,
प्रायोगिक नहीं है, उसका प्रयोगात्मक व्यवहार में ही शामिल हो जाता है कि जब बालक या व्यक्ति दिनचर्या का जो व्यवहार करता है या कार्य करता है तो उसमें जो बुद्धि लगाता है वो कहलाती व्यवहारिक बुद्धि। तो उसको ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई कार्य कर रहा है तो प्रयोग कर रहा है, तो इसको प्रयोग करने वाली बुद्धि को भी व्यवहारिक में शामिल किया गया है, इससे ही संबंधित है, पर मुख्य इसी में है, व्यवहारिक बुद्धि में, नाम ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया? वैसे इसकी बात आती है तो जो इन्होंने डेविड वेसलर या अल्फ्रेड बिने या चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ये जो 4 नाम दिए हैं, इनसे भी पहले बुद्धि परीक्षण होता था, परंतु वर्तमान लौकिक या जो कहें आधुनिक मनोविज्ञान में उनका नाम नहीं आता। आपने महाभारत में देखा होगा 5 पांडवों के ज्ञान की परीक्षा के लिए यक्ष ने जो प्रश्न पूछे, वह यक्ष ने जो प्रश्न पूछे किस लिए पूछे थे? बुद्धि परीक्षण ही तो था कि किसकी कैसी बुद्धि है, कौन कितना गहरे पानी में है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। ये सारे परीक्षण के लिए यक्ष ने प्रश्न पूछे थे। तो बुद्धि परीक्षण पहले भी होता था, यक्ष ने निर्माण इसका मतलब कर लिया था, परंतु आधुनिक मनोविज्ञान में ऐसी कुछ चीजें बातें नहीं हैं, इसीलिए इन 4 में से हमें चुनना है। तो किसने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किया? डेविड वेसलर या अल्फ्रेड बिने? तो नाम आता है अल्फ्रेड बिने, जो कि फ्रांस के थे। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किया और इनके परीक्षण का नाम क्या था? बिने साइमन बुद्धिमान क्रम, क्योंकि अल्फ्रेड बिने ने जो प्रयोग किया उसमें उनका साथ दिया था साइमन ने भी, तो उसका नाम क्या पड़ गया? बिने साइमन बुद्धिमान क्रम। परंतु कुछ समय बाद ये लोगों को पसंद तो आया, पर ये एज विशेष के बालकों के लिए था। तो एक टर्मन थे अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, उन्होंने इसको और बदल करके थोड़ा परिष्कृत किया और उसका नाम बना दिया, किसका नाम? बिने साइमन। अल्फ्रेड के बुद्धि परीक्षण का नाम था बिने साइमन बुद्धिमान क्रम, तो इसका नाम बदल के टर्मन ने, किसने? टर्मन ने क्या कर दिया? स्टैनफोर्ड विने मानक्रम, जो कि स्टैनफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है, तो स्टैनफोर्ड विने मानक्रम इसका नाम रख दिया। याद रखिएगा। 10th क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्वनि संबंधित जागरूकता। ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्न में से किससे क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्न में से किस क्षमता से संबंधित है? तो ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेर फेर करना, सही और धारा प्रवाह बोलना, जानना, समझना और लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। ये 4 ऑप्शंस में से ध्वनि संबंधी जागरूकता में कौन सा लागू होता है? तो देखिए, व्याकरण संबंधी नियमों में दक्ष होना ये भाषा संबंधी बात हो गई। ध्वनि और भाषा दोनों अलग अलग हैं। जानना, समझना और लिखना, ये भी लिखना भाषा की बात हो गई। यहाँ कह रहे हैं ध्वनि संबंधी जागरूकता, सही धारा प्रवाह बोलना, ये भी भाषा है। तो ध्वनि संबंधी जागरूकता में ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेर फेर करना, उसको व्यवस्थित क्रम आदि समझना, ये बात आएगी। पहला इसका ऑप्शन सही होगा। ध्वनि और भाषा में अंतर ये है कि पंखे की आवाज ध्वनि है, पर मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्वनि के साथ भाषा भी है। कक्षा में, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में जेंडर विभेद। जेंडर विभेद से यहां पर क्या मतलब है? लिंग भेद, लड़के लड़कियों में अंतर। तो जेंडर विभेद अब 4 ऑप्शन से पढ़ेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। निष्पादन मतलब कार्य जो उन्होंने संपादित किया। शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ह्रासोन्मुख मतलब नेगेटिव हो गया, यहां पर देखिए नहीं, डिसमिस्ड, उल्टा, कारण बन सकता है। लिंग विभेद ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, और पुरुष शिक्षार्थियों की वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों द्वारा अधिक किया जाता है। तो महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों द्वारा लिंग विभेद अधिक किया जाता है, ये तो बिल्कुल बात नहीं जमी, कोई भी कर सकता है। और वृद्धि उन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है, ये पॉजिटिव बात कही, पर लिंग विभेद एक नेगेटिव चीज है। जेंडर विभेद शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है। ह्रासोन्मुख मतलब किसी काम को ना करने, पतन की ओर उन्मुख होना। तो लिंग भेद होगा, जब भेदभाव किया जाएगा तो बालक पतन की ओर आगे बढ़ सकता है, इसलिए इसका उत्तर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? सीखने की शैली का एक उदाहरण है, तो देखेंगे ऑप्शन नीचे से देखते हैं। स्पर्श संबंधी, तथ्यात्मक, संग्रहण या चाक्षुष। ठीक है, तो स्पर्श संबंधी, स्पर्श से भी बालक क्या सीखेगा? किसी चीज को स्पर्श करेगा तो क्या सीखेगा? वैसे कुछ चीजें जैसे जो अंधे व्यक्ति होते हैं ब्रेल लिपि से ही, या हारमोनियम वो अंधे होने के बावजूद भी स्पर्श से सीख लेते हैं, पर मैं कहूंगा वो स्पर्श से नहीं सीखते हैं, वो सीखते हैं स्पर्श के दौरान अपनी बुद्धि लगाने से। तथ्यात्मक या फिर संग्रहण, कौन सी शैली? तथ्यात्मक, कोई चीज तथ्यात्मक है आप सीख रहे हैं जरूरी थोड़ी है। संग्रहण, किसी चीज को आप इकट्ठा कर रहे हैं, किसी ने ऑर्डर दिया कि ऐसा ऐसा इकट्ठा कर लो, तो उससे आप कुछ सीख रहे हैं जरूरी नहीं है, तो फिर क्या होगा सर? चाक्षुष, किसी चीज को, चाक्षुष मतलब चक्षुओं से देखना, किसी चीज को देखोगे समझोगे तो अनुकरण भी करोगे, तो ये है अधिगम की शैली का एक उदाहरण, चाक्षुष, देखना, देखकर सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करते हैं। कक्षा में जो कार्य उन्होंने बालकों ने किया उस कार्य को एकत्रित किया और उन्हें पढ़ा शिक्षक ने, उसके बाद योजना बनाई और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। पहले शिक्षक ने अपने जो बच्चों ने कार्य किया और उन्होंने जो करा उसको एकत्रित किया और उसको फिर पढ़ा, उसके बाद नई योजना बनाई और अपने अगले पाठ जो नेक्स्ट उनको लेसन पढ़ाना है उसमें शिक्षार्थियों की मतलब विद्यार्थियों की क्या आवश्यकता है, कैसे वो सीख सकते हैं, ये सारी चीजें वो अपने लेसन प्लान में या नेक्स्ट पाठ योजना में समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है, मतलब शिक्षक क्या कर रहा है या रही है, से मतलब ये कार्य वो क्या है, किस तरीके का कार्य कर रहा है, सीखने का आकलन कर रहा है। वो सीखने से मतलब यहां पर अधिगम समझना, क्योंकि यहां टीचर नहीं सीख रहा है, तो अधिगम का आकलन कर रहा है, अधिगम के रूप में आकलन कर रहा है, या अधिगम के लिए आकलन कर रहा है, या सीखने के समय का आकलन कर रहा है, सीखने के समय आकलन। तो नीचे से यदि हम इसको देखेंगे तो सीखने के समय, यहां समय से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सीखने के लिए आकलन मतलब अधिगम के लिए आकलन कर रहा है क्या, या फिर सीखने के रूप में आकलन? तो मुझे या यही आंसर इसका रहेगा, सीखने के लिए आकलन, मतलब बच्चे सीखें, अधिगम करें, तो अधिगम के लिए वो कैसे अधिगम करेंगे इसका आकलन उसने किया है टीचर ने, कि उनकी आवश्यकताएं आदि क्या है। अब सीखने के रूप में आकलन भी इसे कह सकते हैं कि वो किस रूप में सीखते हैं, परंतु अगर इसकी इंग्लिश देखेंगे तो असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने जैसा आकलन या सीखने के स्वरूप से, तो यहां वो आकलन इसलिए कर रहा है कि अधिगम कैसे हो, इसलिए इसका आंसर 3 रहेगा। वैसे चारों ऑप्शंस में कोई खास अंतर नहीं है, पर अपेक्षाकृत देखा जाए तो वो जो कार्य कर रहा है वह इसलिए कर रहा है, एक उद्देश्य के लिए कर रहा है, तो उद्देश्य की बात जब बताई जाए तो के लिए आएगा। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के लिए कार्य करते हैं, विद्यालय आधारित आकलन असेसमेंट जो है मतलब विद्यालय की जो योजना है उसी के आधार पर वो आकलन कर रहे हैं, तो वो किस तरीके कार्य कर रहे हैं, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। बिल्कुल नेगेटिव बात है, इसलिए इसको तो हटा ही दो, बोझ रहता है। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, ये भी हटा दो, देना पड़ता है, पड़ता है ना। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। अब यहां पर ये बात बताई, करते हैं, क्या करते हैं, अवलोकन भी करते हैं रोजाना, किसके लिए, अभिवृत्तियों के आकलन करने के लिए, शिक्षार्थियों के मूल्यों के लिए, तो इसीलिए वो करते हैं। ये पॉजिटिव बात है, इसलिए इसका यही आंसर होगा। बाकी अंत में क्या दिया है, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, स्वामित्व की भावना रखते हैं, ये भी हटा दो, ये भी नेगेटिव है, इसका आंसर होगा 3। ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं, आपको पता होगा कुछ ही वर्ष पहले ग्रेडिंग सिस्टम शुरू हुआ है, पहले अंक दिए जाते थे, अब सीबीएसई वाले ग्रेड देते हैं। तो ग्रेड अंकों से अलग कैसे हैं, यह प्रश्न इनमें से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं। तो यह प्रश्न जो है किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है, यह किस प्रकार के प्रश्न है, अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, यह पर समस्या समाधान। तो
अगर देखेंगे समस्या समाधान वाला प्रश्न क्या है कि आपको समस्या दी गई उसका समाधान करिए। यहाँ कोई समस्या नहीं दी गई, नॉर्मल पूछा गया कि ये इससे अलग कैसे है, तो कोई समस्या से संबंधित नहीं है। मुक्त अंत, भाई ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, डायरेक्ट आंसर होना चाहिए, इसका कोई मुक्त अंत नहीं है। जैसे मैंने पूछा कपड़े का क्या होता है, जितनी भी चीजें हैं तमाम आप सोच सकते हैं। ऐसे भी है, जैसे मैंने पूछा जबलपुर किसी दिल्ली कैसे जाएंगे, दिल्ली या बेंगलोर, तो आप तरीके के बहुत सारे रास्ते बता सकते हैं, तो मुक्त अंत हुआ। तो ये भी इसका सामान्य उत्तर होना चाहिए। तो विश्लेषणात्मक ग्रेड अंकों से अलग कैसे हैं आप बताइए। तो ये प्रश्न जो है विश्लेषणात्मक है, आप विश्लेषण करके बताइए ग्रेड अंकों से अलग कैसे हैं। और अपसारी चिंतन मतलब ये भी एक समस्या की ज्यादा समाधान, ये अपसारी चिंतन और मुक्त अंत एक ही बात है एक तरह से। अब समझे हम विश्लेषणात्मक, स्पष्ट हो गया किसी चीज का विश्लेषण करना। तो ये इस तरीके का प्रश्न है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं, यह प्रश्न है, एक विश्लेषणात्मक प्रश्न है। अब इसको एक चीज और समझें, ग्रेड अंकों से वाकई में अलग कैसे हैं, ग्रेड और अंक में क्या अंतर है और ये व्यवस्था लागू क्यों की गई। तो ग्रेड अंक प्रदर्शित नहीं करता, ABCD में डिवाइड होता है, और अंक जो होते हैं पर्टिकुलर एक एक चीज में। ग्रेड से ज्यादा व्यवस्था इसलिए मानी गई है ग्रेड की क्योंकि इससे विश्लेषण ज्यादा अच्छा होता है। अंकों में विश्लेषण नहीं हो पाता है क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग अंक रहेगा, परंतु ये ग्रेड से आप बच्चे के लिए पूरे क्लास की, मान लो 100 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो उनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं या उनका 4 अपेक्षाओं से विश्लेषण कर सकते हैं। पर अंकों में आप प्रत्येक बच्चे के अंक अलग अलग हैं, इसलिए विश्लेषण नहीं हो पाता है। तो ये अलग हैं, पर ये प्रश्न जो है वो विश्लेषणात्मक है क्योंकि इस प्रश्न का विश्लेषण किया जा सकता है। छात्राएं, अब 4 ऑप्शंस में देखना है, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। अच्छे से तो सीखती हैं पर तर्क से नहीं सीखती हैं, ऐसा कह रहे हैं छात्राओं के बारे में कि उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है तो कठिनाई आती है उनको, नेगेटिव हो गया। अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं, पॉजिटिव हो गया। देखते हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलता पूर्ण निष्पादित करती, ये भी नेगेटिव हो गया। प्रश्न है केवल छात्राएं क्या हैं, है ना, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, ये भी ठीक है, पर ये अधिक क्षमताएं रखती हैं, पुरुष भी बालक भी ये क्षमताएं रखता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। नॉर्मली ये आंसर कह सकते हैं, ये माना जाता है कि लड़के गणित और इंजीनियरिंग आदि के कार्यों में ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं और लड़कियां संगीत, भाषा, कला आदि के विषय को ज़्यादा अच्छे से सीखती हैं। पर यह भी एक तरह से लिंग विभेद हो गया और लिंग विभेद को धीरे धीरे समाप्त करने की प्रयास है। तो ऐसा कहेंगे कि अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती, मतलब बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना। जो लाइंस लिखी हैं उनके अक्षरों के, शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में, मतलब राम लिखा है तो पहले माँ को पढ़ा फिर रा को पढ़ा, मरा हो गया, तो ऐसे उल्टे सीधे पढ़ देना। या अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना। अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास खालिस्तान से संबंधित है, मतलब जो देख रहा है चक्षुओं से वह ठीक से नहीं समझ पा रहा है। ये संबंधित किससे, तो डिसलेक्सिया से, डिस्कैलकुलिया से, डिस्ग्राफिया से, डिस्प्राक्सिया से। तो समझेंगे डिस्कैलकुलिया, सबसे पहले दिया डिसलेक्सिया, तो आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, वही समस्या बिल्कुल रहती है और वही समस्या यहाँ पर की गई है और उसको डिसलेक्सिया ही था। तो आप ये समझ जाइए ये जो परिभाषा है डिसलेक्सिया की है। पर मैं बाकी 3 का भी बता देता हूँ। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया में कैलकुलेटर वाला कैलकुलेट शब्द आ गया है, इसलिए गणित से संबंधित जुड़ना घटाने वाली समस्या डिसकैलकुलिया है। डिस्ग्राफिया में लिखने से संबंधित समस्या और ये भी अक्षरों से संबंधित समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाक्य हो सकता है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, सभी के लिए और सभी की शिक्षा, किस प्रकार के वाक्य, यह जो वाक्य है सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है, मतलब किसकी परिभाषा ऐसा भी कह सकते हैं। संशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा या पृथक शिक्षा। सरल क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन खालिस्तान के साथ संबंधित तत्व हैं।
प्रवाहपूर्णता, व्याख्या करना किसी की मौलिकता, और ये दिया है एक ऑप्शन लचीलापन। ये किससे संबंधित है? प्रतिभा से, गुण से, अपसारी चिन्ह से या त्वरण से। प्रवाहपूर्णता भी होना, मौलिकता भी होना, लचीलापन भी होना, व्याख्या भी करना किसी विषय का, तो ये सारी चीजें प्रतिभा से संबंधित हैं। आज हम 20 क्वेश्चन ही देखेंगे। तो 20वां क्वेश्चन क्या दिया है? प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खाली स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। स्मरण से, समझ से, सर्जन से या विश्लेषण से। ये भी प्रतिभा से संबंधित प्रश्न है। अगर अधिक समय देने के लिए कहा जा रहा है, प्रतिभाशाली स्मरण करेगा तो तुरंत बता देगा क्योंकि प्रतिभाशाली है, बिल्कुल स्पष्ट है, तभी तो प्रतिभाशाली है। समझ भी वो तुरंत समझ गया, प्रतिभाशाली, तभी तो उसका नाम है। सर्जन मतलब क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी के लिए अधिक समय दिया जा सकता है क्योंकि ये मुक्त अंत वाली बात होती है, अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, इसलिए इसका उत्तर होगा 3। तो 20 प्रश्न हमने देखे आज। 20 में से आपसे कितने बने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए धन्यवाद।